अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। आज का दिन गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गैर मामूली दिन है। इतनी सारी हैपनिंग्स हुई हैं, इतनी ज्यादा हैपनिंग्स हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी का भी तजिया फिट नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कि जनाब इसको कंक्लूड कैसे करें कि कहानी कहां से शुरू हुई है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि डायरेक्शन इनकी सबके लिए क्लियर है। डायरेक्शन इनकी सिर्फ और सिर्फ सारी खबरें अगर आप मोड़ कर देखें तो अडयाला जेल की तरफ जा रही है। अडयाला जेल की तरफ तमाम तर खबरें, तमाम तर हैपनिंग्स, तमाम तर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल की तरफ जा रहा है। बड़ी खबर ऑब्वियसली फाइज कादी ईसा साहब, उन्होंने जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर, दिलेर, गैरतमंद ऑनरेबल जस्टिस ने जो खत लिखा है, फाइज कादी ईसा साहब ने उस खत को दबाने की कोशिश की, उस खत को दफन करके जमीन के नीचे गाड़ने की कोशिश की। एक कमीशन हुकूमत के खाते में सारा मामला डालकर साइड पर हो गए थे, लेकिन वो खत कब्र फाड़कर, कफन फाड़कर फिर दोबारा से फाइज कादी ईसा साहब के दरवाजे पर खड़ा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का घंटा बजा रहा है। बार बार घंटा बाकायदा टलियां सुप्रीम कोर्ट की बजा रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ इंसाफ करें। ये बेइंसाफी है, लिहाजा ये मामला इस तरह से नहीं चलेगा। तो फाइज कादी ईसा साहब ने एक जनाब बेंच बना दिया है। अब ये बेंच तक बात महदूद नहीं है। क्या इसकी सरबराही फाइज कादी ईसा साहब कर सकेंगे? ये भी अपने आप को क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फाज शहबाज साहब ने जो एक बड़े शख्सियत की, ताकतवर शख्सियत की, जो सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, उसमें से धुआं निकालता है और धुएं के बादल बनाता है, उस वीलॉग में जो अहम तरीन गुफ्तगू की थी वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ बात यह है कि जनाब इसकी लाइव प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए, क्योंकि फाइज कादी ईसा साहब मेरी तरह थोड़े से शौकीन है मीडिया में आने के, हेडलाइंस बनाने के, खबरें बनाने के, तो लिहाजा ये भी थोड़ा सा हो जाए कि खबरें बन जाए, हेडलाइंस बन जाए और ये मामला मीडिया पर लाइव भी जाना चाहिए। एक तो हैपनिंग ये, इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ दूसरी हैपनिंग ये है कि तोशाखाना केस में एक प्राइम जो केस खान के ऊपर बनाया गया था, जिस पर हुकूमत ने डिंडोरा पीटा, दाढ़ियों को तेल लगाकर आए, बिल्कुल जुबानों को शहद लगा कर उन्होंने बिल्कुल बल दिए। शाहजेब खानजादा साहब यानी सलीम साफी साहब तो पपियां देना शुरू हो गए थे उस घड़ी को। ये सारा घड़ी चोर और ये सारा जो नैरेटिव बिल्डिंग इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना को लेकर की गई थी, ये बात ध्यान में रखें कि जिन केसेस में खान को सजा हुई है, इन सारे केसेस का कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई तासुर खान के हवाले से बनाना था। अब अगर साइफर वाला केस देखें तो मकसद ये था बनाने का कि खान मुल्क के साथ गद्दार है, इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहा है। तोशाखाना वाला केस देखें तो नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को हम पल्ला करना था कि देखें जी मियां साहब अगर करप्ट था, 2 नंबरी कर रहा था फाइनेंसिस में, ये बंदा भी ऐसा ही था, ये बंदा भी पैसे का लालची था, ये भी माल बनाना चाह रहा था। तो हर केस का असल में कोई ना कोई एक तासुर, एक इंप्रेशन क्रिएट करना था। लेकिन तोशाखाना केस आज मर गया है, आज दफन हो गया है, आज उसकी सजा तो मुअत्तल हुई है। लेकिन हैरानकुन खबर यह है, जो डॉन न्यूज में लिख रहा है, मोहसिन साफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नैब ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला, बल्कि नैब के वकला वहां पर मौजूद थे। उनसे जब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि जनाब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं इस सजा मुअत्तली के हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब हम फिलहाल इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। तो नैब कैसे खामोश हो गया? और एक अहम तरीन केस, उसमें इमरान खान, बुशरा बीबी को 14 साल की सजा है, नायल हो चुके हैं, बड़ा पता नहीं 787 मिलियन का जुर्माना हुआ है, उसके ऊपर नैब ने खामोशी इख्तियार की, नैब नहीं बोला है। ये सिंपल नहीं है, ये सादा नहीं है कि नैब इसके ऊपर खामोश हो जाए और सजा इस तरह से माफ हो जाए। लेकिन बात बड़ी क्लियर है कि शायद अदालतों के ऊपर से प्रेशर उतर रहा है, शायद सब महसूस कर रहे हैं कि जनाब ये जो ढकोसला किस्म के केसेस खान के ऊपर थे, ये अब नहीं चल सकते। तीसरी खबर अगेन बड़ी खबर है, हमाद अजहर साहब, हमाद अजहर प्रोमिनेंट शख्सियत है, आज वो अचानक मंजर आम पर आते, पेशावर हाई कोर्ट में जाते, दाढ़ी उनकी बड़ी हुई है, एक बड़ा जबरदस्त गुड लुकिंग नौजवान, लेकिन शेफ उसके बड़ी हुई है। लेकिन 51 मुकदमा हमाद अजहर के ऊपर किए गए थे, 51 मुकदमा हमाद अजहर के ऊपर किए गए थे। पेशावर हाई कोर्ट में जाकर वो जमानत ले लेते हैं, जमानत भी उनकी 51 मुकदमा में हो जाती है, लिहाजा वो अब मंजर आम पर भी आ गए हैं, रूपोशी भी उन्होंने खत्म कर ली है और वह इन सारी चीजों को अदालतों के अंदर यानी कोर्ट्स के अंदर फेस करेंगे। तो इससे तासुर ये भी मिला है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द मुराद सईद साहब भी मंजर आम पर होंगे। मुराद सईद आप जानते हैं जूनियर इमरान खान भी उन्हें पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है, बड़ी प्रोमिनेंट और अहम तरीन शख्सियत है। साथ साथ ये भी हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो आजम स्वाति साहब, मुराद सईद साहब, इनके जो सेनेट में जो इन्हें जो मंजूरी दी गई थी कि सेनेट के इंतखाबात के लड़ सकते हैं, उसका उस हवाले से जो दरखास्तें थी वो भी मुअत्तल कर दी गई, वो भी कालादम करवा दी गई, उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया है, यानी सेनेट के इंतखाबात भी लड़ सकते। तो पाकिस्तान के अंदर आज बिल्कुल बहुत कुछ हुआ है, यानी बहुत इतना कुछ हो गया है कि वो सारा समेटना, उसको कंक्लूड करना, एक कुजे में बंद करना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन इसका सारा खुलासा ये है कि जनाब कोई ना कोई फंस गया है, बहुत बड़ा बंदा एक फंस गया है, एक बहुत बड़ा बादशाह फंस गया है और जो कैदी है वो कैदी भारी हो गया है और कैदी बाहर आ रहा है, वो बाहर आने वाला है। जिस तरह से बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि शायद कल ही खान बाहर आ जाएगा, लेकिन अब इमरान खान को जेल के अंदर रोकना, जेल के अंदर कैद करना लगभग नामुमकिन महसूस हो रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े मंसूबे थे, बड़ी बड़ी शख्सियात थी, वो अब आज खत्म हो गई हैं, बिल्कुल फारिग हो गई हैं। अब जो कादी फाइज कादी ईसा साहब ने जो बेंच बनाया है, 7 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे, इसके ऊपर मैं रद्द अमल में आपके सामने रख देता हूं और जो सारी हैपनिंग्स हैं
इनके ऊपर मुख्तलिफ शख्सियात का, लोगों का रद्द अमल आपके सामने रख देता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये चीज देखें कि तसद्दुक जिलानी साहब, जिन्हें कमीशन का सरबराह लगाया गया था, उन्होंने सबसे पहले हामी भरी। उन्होंने कहा यस जी, मैं इस कमीशन की सरबराही करूंगा, मैं पाकिस्तान के खुफिया तरीन इदारों के हवाले से मैं जनाब हकायक खोल कर सामने लाऊंगा और मैं इस कमीशन का सरबराह हूंगा। लेकिन अचानक से 75 साल की उम्र में तसद्दुक जिलानी साहब को तकरीबन 72 घंटों बाद जाकर उन्होंने सर को हाथ मारा, उन्होंने दीवारों के साथ को टक्कर लगी जाते हुए, सैरी में उठते हुए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो टीओआर ठीक नहीं है, मैं तो इस मामले को नहीं आगे लेकर जा सकता। और टीओआर क्या थे? हुकूमत ने टीओआर ये बनाए थे कि जनाब इस कमीशन ने यह भी फाइंड आउट करना है कि क्या खुफिया एजेंसियों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट खुफिया इदारों की क्या होती है, मेरी समझ से बाहर है। डायरेक्ट शायद यही होगी कि अगर कोई सरबराह आकर मुझे कार्ड दिखाकर गले से पकड़ ले, या फिर इनडायरेक्ट जिस तरह से एजेंसी जाहिर आपको अप्रोच करती है उनका एक तरीका कार होता है। लिहाजा ऐसे टीओआर थी, उनके अंदर ऐसी मुज़ाहिका खेज चीजें थी। और उसके अंदर एक ये भी तकरीबन चौथा पॉइंट था कि जनाब जो वफाकी हुकूमत है, जो काबीना है, वो ये समझती है कि जनाब ये इल्जाम ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब टीओआर ठीक नहीं है, मेरे ऊपर बहुत शुक्रिया, आप साहब ने बड़ा एतमाद किया है, लेकिन जनाब 75 साल की उम्र में मैं अपने मुंह के ऊपर कालक नहीं मल सकता, मैं गटर के अंदर छलंग नहीं लगा सकता, लिहाजा मेरे हाथ खड़े। काजी साहब जाने ये जाने ये मुर्दा, मैं जनाब इस मुर्दे को साइड पर नहीं कर सकता, मेरे हाथों ये दफन नहीं होगा, काजी साहब जाने ये मुर्दा जाने, लिहाजा उधर चले गए जनाब। उसके बाद जो 7 रुकनी काजी साहब बेंच बनाते हैं, उस बेंच के अंदर सीनियर तरीन मुअज़्ज़ज़ जजेस मिसिंग है, अहम तरीन सीनियर जजेस मिसिंग है। इस बेंच की सरबराही जनाब काजी फाइज साहब कर रहे हैं। अब मसला यह है कि फाइज काजी साहब जिस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं? फाज शहबाज साहब का जो वीलॉग था उसके अंदर उन्होंने खुद ये कहा था कि मुअज़्ज़ज़ जजेस, जो 6 जजेस हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, अपनी फैमिलीज की जिंदगी खतरे में डाली है, उन्होंने कहा था कि जनाब हम एक पटिशन भी दायर करेंगे और उस पटिशन के अंदर यह चीज भी शामिल होगी कि फाइज काजी ईसा साहब भी इस बेंच का हिस्सा ना हो, और जनाब जो उनके साथ मुअज़्ज़ज़ जज थे वो भी इस बेंच का हिस्सा ना हो। लिहाजा ये दोनों जजेस इस बेंच का हिस्सा ना हो, चूंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, ये एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें कर चुके हैं, और साथ साथ फाइज काजी ईसा साहब को इस बारे में तकरीबन 8-10 माह पहले भी पता था, उन्हें सारे हकायक से इल्म था, लेकिन उसके ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी थी। उनके हवाले से खबरें आ गई कि उन्होंने कहा कि जनाब पीठ में छुरा गोपा है, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि फाइज काजी ईसा साहब खासे नाखुश हैं, लिहाजा वो इस बेंच से साइड पर हो जाए। लिहाजा ये जो बुध वाले दिन ये प्रोसीडिंग शुरू होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब जजेस जब जाएंगे और वकला जाएंगे, बार्स वहां पर जाएंगी, तो जनाब फाइज काजी ईसा साहब से दरखास्त की जाएगी कि जनाब तुसी साइड दे हो जाओ, तुसी उन साइड दे हो जाओ, आपने काम कर लिया, लिहाजा आप बराए मेहरबानी साइड पर हो जाएं। चूंकि माजी में भी आप चैम्बर में जाकर बैठते रहे, खतूत लिखते रहे, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन बनाते रहे, लिहाजा सर थोड़ा सा आप साइड पर हो जाएं। तो ये हैपनिंग हो सकती है और ये होने वाली है, ये बात बड़ी क्लियर। अब साथ साथ ये अहम खबर है कि समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि असल में इसको गौर से देखें, गौर से समझें, तो ये फाइज काजी ईसा साहब ने एक बड़ी बारीक वारदात डाली है, और बारीक वारदात ये है कि समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि सीनियर जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसके अंदर शामिल नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक साहब शामिल नहीं है, और जस्टिस शाहिद साहब भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है। साथ साथ समी इब्राहिम साहब का ये भी कहना है कि जनाब ये जो 6 जजेस हैं, एक तो ये पटिशन देकर भी जाने वाले थे, साथ साथ उनका ये कहना है कि 20 लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी खत तैयार कर लिया है, उनका खत भी आने वाला है। लिहाजा जजेस अब बोलना शुरू हो गए हैं, जजेस ने अब बाकायदा से अलम बुलंद कर लिया कि जनाब एनफ इज एनफ, हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 20 और जजेस भी वो आने वाले हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब फाइज काजी ईसा साहब ने ये जो सो मोटो नोटिस लिया है, ये असल में उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, यानी कि इससे पहले कि जनाब उनके हवाले से गिरा तंग हो जाता, उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। उससे पहले ही उन्होंने बेंच बनाकर ये सारा जनाब ये मुर्दा है, चले मैं ही इसे गाड़ूंगा, ये जो बदबू इसकी फैली हुई है इस सारे मुआशरे में, इस मुर्दे को मैंने ही दफन करना है। लिहाजा इस वजह से उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया और सारे मामले के ऊपर कार्रवाई शुरू करवा दी है। लेकिन तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है, समी इब्राहिम साहब ये कह रहे हैं, तमाम तर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जनाब ये मामला इस तरह से नहीं, इसकी लाइव प्रोसीडिंग्स हो, टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट हो, ताकि हेडलाइंस भी बने, ताकि वीलॉग्स भी हों, ताकि लोग देखें, लोग सुने। अब जो मुख्तलिफ साफियों का रद्द-ए-अमल है वो मैं उसी तरह से आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट और साफी इस सारे मामले के ऊपर जो कुछ हुआ है क्या महसूस कर रहे हैं। एक तो रऊफ हसन साहब तहरीक इंसाफ, उनका रद्द-ए-अमल यह है कि 6 जजेस के खत में 4 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट पहले मुल्जिम है, हुकूमत दूसरी है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक तीसरे मुल्जिम है, और काजी फाइज ईसा चौथे मुल्जिम है। लिहाजा वो किस तरह से सुनेंगे। जेगम खान साहब लिखते हैं, इंक्वायरी कमीशन के कब्रिस्तान से मुर्दा कफन फाड़कर भागा और वापस सुप्रीम कोर्ट आन पहुंचा है। हामिद मीर साहब लिखते हैं, ये 6 जजेस नहीं है बल्कि और भी जजेस हैं जिनका मुझे जाती तौर पर इल्म है, वो शिकायत तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। हो सकता है अब लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जजेस भी बोलने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि वो अब बोलना चाहते हैं, सबको पता है मुदाखलत कौन कर रहा है। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि जनाब बड़ी खबर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाई कोर्ट जजेस खत का खुद नोटिस ले लिया है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जनाब नोटिस ले लिया और ये समात होगी।
उसके बाद जनाब इनका एक अहम तरीन रिमार्क है, और ये रिमार्क्स हैं जनाब तोशाखाना के हवाले से। तो साकिब बशीर साहब लिखते हैं, अहम बात यह है कि नैब का 14 साल सजा के फैसले की मुअत्तली दरखास्त की मुखालफत ना करना काफी सवाल छोड़ गया है। यानी खान का 14 साल सजा वाला तोशाखाना वाला केस सजा मुअत्तल हो रही है और नैब बोल ही नहीं रहा। वगरना यही स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज थे जिन्होंने तोशाखाना फौजदारी केस पर 3 साल सजा के फैसले पर कई दिन दलाल दिए थे और मौकफ अपनाया था कि सजा मुअत्तल नहीं हो सकती, लेकिन इस दफा वो खामोश रहे और ये सबकी समझ से बाहर है। अदिल सरफराज साहब लिखते हैं कि जनाब मामला इतना ही सादा नहीं है जितना जाहिर किया जा रहा है। वो जो सुबह तक बढ़ चढ़कर एक रुकनी कमीशन का दिफा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस ना लेने के वजूहात बयान कर रहे थे, उन्हें चाहिए कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हसन जिलानी का खत दोबारा से पढ़ें। शाम कियानी साहब लिखते हैं, अहम हकीकत सिस्टम एक बार फिर खेल खेल गया है। इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं और इन्होंने लिखा है हमाद अजहर साहब के हवाले से कि सवाल ये पैदा होता है कि एक एक शख्स पर 50 मुकदमात, हमाद अजहर के ऊपर तकरीबन 51 मुकदमात थे, दर्ज कैसे हो गए? एक शख्स एक ही वक्त में दर्जनों जगहों पर कैसे पाया गया है और हर मुकदमे में मुलव्वस कैसे हो गया है? हाल ही में कुछ खवातीन को 10 माह के लिए वो सनम जावेद साहबा और आलिया हमजा साहबा के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद साथ साथ वो लिखते हैं कि जनाब इस जो नदीम मलिक साहब है वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 6 जजेस के खत पर सो मोटो नोटिस दुरुस्त समत में पहला कदम है। हुकूमत की जानिब से कमीशन का क्याम राह फरार थी, लेकिन दबाव के नतीजे में फैसला बदलना पड़ा है। असल इम्तिहान अब शुरू होगा। जनाब शफीक शरीफ लिखते हैं, आज का दिन पीटीआई के लिए खासा खुशाइंद है। बनी चेयरमैन को तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो गई है। जजेस केस का सो मोटो तसद्दुक जिलानी के जजेस केस सुनने से इनकार, गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, फवाद चौधरी की जमानत हुई है। उसके बाद जनाब शाकिर महमूद साहब भी लिखते हैं, वो लिखते हैं, मैं तो खुश हुआ था लेकिन कहानी अब समझ में आई कि सो मोटो के सिवा अब कोई चारा नहीं बचा था। अब सो मोटो भी सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके 7 रुकनी बेंच बनाया गया है, लेकिन ये गले की हड्डी बन चुका है जो निगली नहीं जा सकती और अब फैसला करना होगा। 6 जजेस खुद केस की कवरेज बराह रास्त लाइव होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर तमाम तर लोग इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि जनाब लाइव इसकी कवरेज होनी चाहिए, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।